Hello students, welcome all of you at this platform। और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट एग्ज़ामिनेशन जो जून 2020 का अब नवंबर में रहा था, एनटीए ने आपके रिस्पॉन्सेज भी डाल दिए थे और आई होप आपने रिस्पॉन्सेज को चेक कर लिया होगा। और रिज़ल्ट अभी आना बाकी है और इस दौरान काफ़ी सारा एक्साइटमेंट रहता है कि हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे रहे होंगे, एनटीए के आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं, कुछ जगह पे डाउट भी लगता है। इसके साथ साथ में ऑब्जेक्शंस हैं, उनका भी रहता है कि ऑब्जेक्शंस भी स्टूडेंट्स के द्वारा पुट किए जाते हैं और फाइनलाइजेशन जो की का है वो उनके बाद में ही हो पाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार जो पेपर था वो 2 शिफ्ट में रहा था और एवरेज कंपैरिजन की बात करें तो ओवरऑल जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था वो हल्का सा टफ़ था, ज़्यादा टफ़ तो नहीं कह सकते, हल्का सा टफ़ था। और इवनिंग सेशन वाला थोड़ा सा हम उसके कंपैरिजन के अंदर सिंपल कह सकते हैं कि क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा सिंपल थे। और देखा जाए तो एक कोरोना की जो प्रॉब्लम रही उसके कारण से बीच का जो जून का एग्ज़ामिनेशन था वो टाइमली नहीं हुआ और अब दिसंबर का एग्ज़ामिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो एंटायर 2020 जो अपना ईयर रहा उसमें केवल एक ही एग्ज़ामिनेशन रहा। तो आई होप आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ इकोलॉजी के क्वेश्चंस की, जिनको मैंने 2 वीडियोस के अंदर वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में तैयार किया है। तो पहले हम वीडियो 1 की बात करेंगे। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जो ओवरऑल जो यूनिट वाइज परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ओनली जो इकोलॉजी का सेक्शन है वो इकोलॉजी सेक्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज जो 40 मार्क्स हैं उन 40 मार्क्स के लिए यहाँ से दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस का एवरेज निकालें तो काफ़ी अच्छा सारा वेटेज है वो इकोलॉजी को रहा हुआ है। तो हम 1 बाय 1 करके जो इकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर रहा था उस इवनिंग शिफ्ट के पेपर में सेक्शन सी का क्वेश्चन है कि फॉर एन एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग कल्चर और बैक्टीरिया वेयर N0 इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एंड NT इज़ द पॉपुलेशन नंबर एट ए पर्टिकुलर टाइम T। द मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट आपसे पूछा गया है। जो चीज़ आपसे पूछी गई है दैट इज मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। तो मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट को निकालने का जो प्रॉपर फार्मूला होता है दैट प्रॉपर फार्मूला इज log NT माइनस log N0, जो पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। दिस वन इज द log NT माइनस log N0 डिवाइडेड बाय 0.301 इंटू T। तो हालांकि नॉर्मली जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशंस पढ़ते हैं, इन कर्व्स के बारे में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी हमें पता होना चाहिए। और जब हम स्पेसिफिक इक्वेशंस की बात करें और रेट कांस्टेंट निकालने की बात हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रेट कांस्टेंट को इसी फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, ये भी सी सेक्शन का ही है इवनिंग शिफ्ट से। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल, हालांकि पिछले पेपर्स में सेवरल टाइम्स लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल से क्वेश्चन रहते हैं और काफ़ी पेट एरिया है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन राइज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउ फॉर को एग्जिस्टेंस। तो जो कंडीशन देखनी है हमें दैट अलाउ फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ द टू कंपीटिंग स्पीसीज। एक्चुअल में लोटका वोल्टेरा मॉडल कंपीट करने वाली 2 स्पीसीज़ का आउटकम क्या रहने वाला होता है, उनके बीच का कंपटीशन और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, उन दोनों के एग्जिस्टेंस के बाद में ओवरऑल आउटपुट जो रहना होता है उसका एक प्रकार का प्रेडिक्शन हम लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल से करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि को एग्जिस्टेंस को लेकर के कौन सी बात यहाँ पे सही होगी।
तो हम स्टेटमेंट वाइज चलते हैं कि बोथ स्पीसीज आर इक्वली कैपेबल ऑफ इनहेबिटिंग ईच अदर, कि अगर ऐसा हुआ कि दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे को बराबर रूप से इनहिबिट करती हैं, तो वहाँ पे कोएग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक प्रकार का जो डिसइक्विलिब्रियम है, ये डिसइक्विलिब्रियम यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये कोएग्जिस्टेंस को सपोर्ट नहीं करेगा। और हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन होने पे जिस भी स्पीसीज़ का नंबर बड़ा होगा वो इन नियर फ्यूचर दूसरी वाले को compete आउट कर देगी। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन को पढ़ लेते हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑफ ईच स्पीसीज इज ग्रेटर देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये जो बात थी कि ये जो आपका ग्रेटर देन वाला जो सिग्न यहाँ पे डाला हुआ है, ये चीज़ एक्चुअल में जब आप लोटका वोल्टेरा मॉडल का जो थ्योरेटिकल बेसिस जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो वहाँ से ये बात समझ में आती है कि जब कोई स्पीसीज के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो चल रहा होता है वो ज़्यादा बड़ा होगा बजाय किसके, दूसरे वाली स्पीसीज के साथ में जो कंपटीशन होता है उसके साथ में अगर ऐसा होगा तो ऐसी वाली कंडीशन के अंदर स्पीसीज हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकती है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ये यहाँ पे राइट रह जाएगा। थर्ड ऑप्शन को देखें तो ये इसका रिवर्स है, ये एप्लीकेबल नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन की देयर इज नो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इन आइदर स्पीसीज, तो जब ऐसा आप कह रहे हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ही नहीं तो उस वाली कंडीशन के अंदर दोनों स्पीसीज एक दूसरे को compete करने लग जाएंगी। उनका इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं होने से वो अपने अंदर जो रिसोर्सेज को लेकर के कंपटीशन है उससे टोटली फ्री हो जाएंगी और उनके अंदर ग्रोथ है वो ज़्यादा हाई होगी। तो दूसरे वाली जो सामने अपोजिट स्पीसीज है उसके साथ में उनका कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो देखा जाए तो फर्स्ट एंड फोर्थ है वो लगभग एक जैसा सा मैसेज देते हैं, तो फोर्थ वाला भी आपके पास रॉन्ग रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 कि आपको केवल देखा जाए तो ये वाला निशान अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये क्वेश्चन भी सी सेक्शन का ही है और यहाँ पर भी अगेन जो बात पूछी गई है वो कोएग्जिस्टेंस को लेकर के ही है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल स्पीसीज। यहाँ पे इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया काम को कि स्पीसीज कई सारी हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन एन एरिया इज पॉसिबल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, कि सेवरल स्पीसीज एक साथ को एग्जिस्ट कब कर सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि को एग्जिस्ट करने के लिए निशेज ओवरलैप कम करें और निस ओवरलैप से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो कंपटीशन की जो स्ट्रेंथ क्रिएट होती है उससे बाहर आने के लिए स्पीसीज को अपना जो निस डिफरेंशिएशन है उसको फॉलो करना होता है। तो दो ही वर्ड हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं कि एक तो निस ओवरलैप के एंगल से देखना है, दूसरा निस डिफरेंशिएशन के लेकर के देखना है। निस ओवरलैप आपको ये बताती है कि रिसोर्सेज को लेकर के डिमांड सेम होने की तरफ है, जबकि निस डिफरेंशिएशन आपको ये मैसेज देती है कि उनकी डिमांड में थोड़ा थोड़ा सा चेंज आने से उनकी निसेज में परिवर्तन आ गया है और वो कोएग्जिस्टेंस कर सकती है। तो ओवरलैपिंग कम हो और डिफरेंशिएशन ज़्यादा हो वो चीज़ सपोर्ट करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज एक साथ उस पर्टिकुलर एरिया में कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हाई निस ओवरलैप यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअल में हाई निस डिफरेंशिएशन एप्लीकेबल है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो लो जो ओवरलैप है निसेस का ये करेक्ट बात है और हाई डिफरेंशिएशन ये भी करेक्ट बात है। तो ओवरऑल स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा और हाई की वजह से स्टेटमेंट थर्ड वापस गलत है, लो की वजह से ये फिर भी गलत है। तो ये तो दोनों ही बातें गलत थी। और ओवरलैप कम हो और डिफरेंशिएशन भी कम हो तो यहाँ पे कोएग्जिस्ट तो कर सकती है, लेकिन सेवरल स्पीसीज को आप यहाँ से नहीं जोड़ पाएंगे। जब सेकंड वाली बातों को या सेकंड ऑप्शन में जो बातें बताई गई हैं अगर हम उनको फोर्थ से कंपेयर करें, सेकंड वाले को अगर हम फोर वाले से कंपेयर करें तो ज़्यादा स्पीसीज को सपोर्ट यहाँ किया जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, जैसा कि क्वेश्चन में हमें पूछा भी गया है कि सेवरल स्पीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 हैव द राइट स्टेटमेंट इन कंपैरिजन टू द ऑप्शन नंबर 4th। दिस केस ये आपको जो सक्सेशन है और एक प्रकार का जो सेकेंडरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन से जुड़ा हुआ एक
क्वेश्चन है, ये भी सी सेक्शन का ही क्वेश्चन है कि ए लार्ज पैच ऑफ फॉरेस्टेड एरिया, पहले वहाँ पे कोई जंगल था वो आज डिवास्टेड, वो ख़त्म हो गया बाय रैगिंग फायर की, वहाँ पे लगातार जो आग लगी उसकी वजह से फॉरेस्ट का काफ़ी बड़ा एरिया है वो ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, फॉरेस्ट वहाँ पे जल गया। आफ्टर सम ईयर्स, कि कुछ सालों बाद, आफ्टर सम ईयर्स कि थोड़ा टाइम आपको दिया जा रहा है, आफ्टर सम ईयर द एरिया वाज फाउंड टू रिकवर, उसके बाद में क्या हो गया, वहाँ पे स्पीसीज दोबारा से रिकवर हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस, तो आपको जो खाली हुई थी जगह है वो वापस से ऑक्यूपाइड हो गई, तो रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एरिया बाय द पर्टिकुलर स्पीसीज इन दैट डिवास्टेड फॉरेस्ट, इसके लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहेगी, या वहाँ पे जो सक्सेशन है, सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट जो सीक्वेंस है वो कौन सी होनी चाहिए, तो ये हल्का सा जो आपको ध्यान रखना है वो इस बात का रहेगा कि वहाँ पे पहले से फॉरेस्ट था, वो फायर की वजह से डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद में वहाँ दोबारा से फॉरेस्ट डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो चीज़ ध्यान देनी है कि जैसे ही एरिया खाली हुआ तो मोस्टली प्लांट्स हैं वो फायर की वजह से जले हैं, फायर की वजह से जले हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो मिनरल्स है वो प्रोड्यूस हुआ है, और उस मिनरल्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे वेरी फास्टली जो स्पीसीज ग्रो करेंगी दैट आर ग्रासेस, और ग्रासेस के बाद में नेक्स्ट उनको हर्ब्स एंड सर्ब्स के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, और लास्ट में वापस से जो वुडी ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो स्पीसीज आपकी वुडी ट्रीज स्पीसीज वहाँ पे आ जाएंगी। जो प्राइमरी सक्सेशन के इवेंट्स होते हैं वहाँ से आप मॉसेज लाइकेन इनको ले सकते हैं, स्टार्टिंग में वुडी प्लांट आ जाएंगे, ये बात गलत है। और सेकंड ऑप्शन में कि स्टार्टर में ग्रासेज हैं, ठीक है, वुडी ट्रीज हर्ब एंड श्रब्स, ये यहाँ पे जा कर के गलत हो जाएगा। मॉसेज एंड लाइकेंस को आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको स्टार्टिंग करानी है कि एरिया खाली था और उस खाली एरिया के अंदर वेरी फास्टली, खाली का मतलब ये था कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, और मॉसेज एंड लाइकेन को हम तब लगाते हैं जब जो सॉइल है उसके अंदर ज़्यादा सारे न्यूट्रिशंस हैं वो नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी जो बिगनिंग है वो कहाँ से होगी, ग्रासेस से होगी, देन आफ्टर हर्ब्स एंड श्रब्स होंगे, एंड फाइनली द एरिया विल रीऑक्यूपाइड बाय द वुडी ट्रीज, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट रहेगा। दिस क्वेश्चन नंबर 23 ये भी सी सेक्शन का ही क्वेश्चन रहा हुआ है और अगर हम यहाँ बातें करें तो ये स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को लेकर के बातें हैं कि गिवन बिलो आर द पॉसिबल रीजंस फॉर हाई प्रोबेबिलिटी फॉर एक्सटिंक्शन, कि किसी भी स्पीसीज़ का जो विलुप्तिकरण है, जो एक्सटिंक्शन है, उसकी संभावनाएं ज़्यादा कब होंगी, तो इंक्रीज होमोजाइगोसिटी ऑफ एलील होगी, तो ये हो जाएगा कि जब एलील एक जैसी होंगी तो एलील्स की जो होमोजाइगोसिटी होती है वो फिटनेस को गिरा देती है, फिटनेस गिरेगी तो एक्सटिंक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, पॉसिबल रीजन में काउंट होगा। इंक्रीज हेट्रोजाइगोसिटी ये नहीं होगा, क्यों, हेट्रो बढ़ेगा तो इसका रिवर्स है, ये प्रोबेबिलिटी को कम कर देगा। डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज, यस ये काम करेगा, इससे जो आप जो ड्रिफ्ट जैसी चीज़ें हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो सब चालू हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज है वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा एक्सटिंक्शन के लिए। इंक्रीजिंग डेमोग्राफिक स्टोकेसिटी, ये जो चीज़ रहेगी कि जैसे जैसे आप डेमोग्राफी का मतलब होता है एक लोकल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन होती है, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को ही अगर हम स्मार्टली यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो पहला और थर्ड वाला ये हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे, देखा जाए तो फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड आप यहाँ से फर्स्ट के साथ सेकंड यहाँ पे आ गया, इसको आप गलत कर सकते हैं, सेकंड यहाँ पे आ गया, इसको गलत कर सकते हैं, इसको आप गलत कर सकते हैं, तो देखा जाए तो ऑप्शन हमारे पास पहले से भी आया हुआ है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो इंक्रीजिंग डेमोग्राफिक की जगह जगह पे जो पॉपुलेशन छोटी छोटी होंगी तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन के लिए काम करेंगी, और डिक्रीजिंग एनवायरमेंटल स्टोकेसिटी है ये इसके लिए नेगेटिवली वर्क करेगी। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास एक राइट आंसर के रूप में यहाँ पे रह जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14 अगेन फ्रॉम द सी सेक्शन, और ये भी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू इकोलॉजिकल इंटरेक्शन,
तो कुछ बातें आपको हल्की सी आइडिया हो तो आप ऐसे काम आराम से मैचिंग के कर सकते हैं। तो देखा जाए तो कॉलम वाई के अंदर आपको बायो एक्यूमुलेशन, एपोसेमेटिज्म, कीस्टोन स्पीसीज, ट्रॉफिक कैस्केड ऐसा बताया हुआ है। बायो एक्यूमुलेशन के दौरान कोई पर्टिकुलर जो टॉक्सिक कंपाउंड है वो हाई ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में लगातार इकट्ठा होता चला जाता है। एपोसेमेटिज्म के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म ब्राइट कलर के द्वारा जो एग्रेसिवनेस है या उसको प्रेडेट ना किया जाए उसके लिए ऐसे ब्राइट कलर का यूज़ करता है। कीस्टोन स्पीसीज वो हैं जो किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वहाँ का जो पूरा फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करती हैं। ट्रॉफिक कैस्केड का मतलब ये है कि जो ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन है या जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर होती है उसका डिस्टर्ब हो जाना। तो ये चीज़ें आपको पता है तो आप एक्स वाले कॉलम से इनको आराम से जोड़ सकते हैं। तो देखा जाए तो बास इंट्रोडक्शन इनटू एक्वेटिक सिस्टम अगर हम इसकी बात करें तो ये ट्रॉफिक कैस्केड के लिए काम करेगा, यानी कि जो ए वाला है ये फोर्थ के लिए अगर हम देखें तो ए के साथ में फोर्थ हमें यहाँ मिल रहा है। जो बेवर्स हैं ये एक्चुअल में कीस्टोन स्पीसीज़ के रूप में काम आते हैं कि ये रोडेंट्स हैं जो कीस्टोन स्पीसीज़ के रूप में काम आते हैं। तो बी के लिए थर्ड जैसा रोल है कि ये कीस्टोन जैसा रोल प्ले करते हैं। जो सी बर्ड है जैसे कि पफिन्स हैं ये हाई ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हाई ट्रॉफिक लेवल वाले हैं उनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन यानी कि सी में आपको फेस्ट है उसको लेना है। और येलो एंड बैक स्ट्राइप जो ततैये होते हैं उनके पर जो भूरे और ब्लैक रंग की जो धारियाँ होती हैं वो एक्चुअल में उनको पॉइजनस जैसा अपीयरेंस देते हैं, तो दैट इज़ एपोसेमेटिज्म। तो दिस इज़ फॉर डी सेकंड। तो ऑल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 में हमें करेक्ट दिए हुए हैं। तो जो राइट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 रह जाएगा। हल्का सा क्या है कि अगर आपने पिछले कुछ पेपर्स किए हैं और थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में फेमिलियर हैं कि जैसे आप कुछ चीज़ों को भी पकड़ पाएँ तो वहाँ से भी आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी सी सेक्शन का ही क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये इवनिंग शिफ्ट के सी सेक्शन के क्वेश्चन थे और काफ़ी सिंपल लेवल के क्वेश्चन रहे हुए हैं। तो स्कोरिंग काफ़ी आरामदायक रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। तो कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंसेस दिए हुए हैं और नीचे हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन से ऐसे डिस्टर्बेंसेज हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ेंगे। तो देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए जो डिस्टर्बेंसेज हैं वो हमें पिक आउट करने हैं। तो जो कोराल ब्लीचिंग है ये कोराल ब्लीचिंग जो कोराल रीफ्स हैं उनका डिस्टर्ब होना, उनका डिस्ट्रॉय होना, दिस इज़ द कोराल ब्लीचिंग, ये होता है। तो ऑप्शन में ए हमारा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में ए हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो सकते हैं। राइजिंग सी लेवल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग से आता है। तो दिस इज अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है। शिफ्ट इन स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीसीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। यस, ग्लोबल वार्मिंग से जो एनवायरमेंटल रिजाइम्स हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, जो लोकल जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी फ़र्क है वो आ जाएगा। तो सी इज़ अगेन करेक्ट। तो सी भी हमारे पास सही है। लोवरिंग ऑफ सी लेवल ये तो कभी नहीं हो सकता कि सी लेवल के अंदर लोवरिंग ना होकर के वो तो राइजिंग है। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है तो भी आप इन दो ऑप्शन को तो निकाल सकते हैं। इंक्रीज इन ग्लेशियल शीट ये भी कभी नहीं होगा कि पहले से जो आइस है वो मेल्ट हो रही है वहाँ पे और ग्लेशियल शीट थोड़ी बनती है। तो ई भी पूरा यहाँ पे बिना सोचे समझे आप निकाल सकते हैं। तो देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है, दिस इज द ऑप्शन नंबर 2 और वही यहाँ पे करेक्ट है कि एक छोटी सी बात आपको पता है तो ऑब्वियसली यहाँ से जो 4 नंबर हैं वो बिल्कुल आप बिना किसी परेशानी के ला सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सेक्शन बी कि द 50 किलोमीटर वाइड पाल घाट गैप इज़ द ओनली मेजर टोपोग्राफिक ब्रिज इन द वेस्टर्न घाट। तो जो देखा जाए तो ये एक
हालांकि जो इसका जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का जो लेवल है, ये ऐसे क्वेश्चन CSIR ने पहले नहीं पूछे हैं, पहली बार ऐसा क्वेश्चन उसने डाला है। तो थोड़ा सा जो ज्योग्राफिकल आइडिया है वो होने पे हम ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। तो जो पालघाट गैप है, ये देखा जाए तो जो केरला है, अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो पालघाट गैप यहाँ के लिए है, केरला के लिए। और दिस गैप कंटिन्यूज एट द रानोत्सरा गैप इन द एनघेवो एनकार्पमेंट। और यहाँ पे एक टापू है मेडागास्कर, यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाती है। तो ये जो मेडागास्कर टापू है और इसका ये जो पार्ट है यहाँ पे है, दिस इज द रानोत्सरा गैप, दिस इज रानोत्सरा गैप एंड दिस इज पालघाट गैप। तो विच कंट्री इन इज द रानोत्सरा गैप लोकेटेड इन, तो ये कौन सी कंट्री में प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली इसका जो कनेक्शन है वो कहाँ से है, माडागास्कर से है। तो ज्योग्राफिकल आइडिया होने पे ही ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था 2 नंबर के लिए, तो पता होने पे हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और इन फ्यूचर भी ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें भी CSIR ने पूछनी चालू कर दी हैं, और भी ऐसी चीज़ें आएंगी जो बहुत सिंपल लेवल की हैं, डिफरेंट लेवल की हैं, जिसने इस बार पूछा गया है उनको, तो थोड़ा सा उनके लिए भी अब अपडेट होना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सेक्शन B। हालांकि ऐसे क्वेश्चन CSIR पहले C सेक्शन के लिए पूछता था, लेकिन अब उसने ऐसे क्वेश्चन को B सेक्शन के लिए पूछा है। तो कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। जो सर्वाइसिव कर्व्स हैं वो आपको पता हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को एनी टाइम कर सकते हैं। तो गिवन बिलो आर द सर्वाइसिव कर्व्स शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर टाइम और एज। तो ऐसा ही हम सर्वाइसिव कर्व के लिए पढ़ते हैं। 3 जनरलाइज टाइप जो ABC हैं, जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हम बोलते हैं, तो वैसे ABC से भी आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी आपको याद होना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सर्वाइसिव कर्व फॉर द गिवन ऑर्गेनिज्म। देखा जाए तो जो A वाला टाइप है, जो कॉन्वेक्स टाइप होता है, वो यूज होता है जिनका लाइफ स्पान काफ़ी बड़ा होता है, जो के सिलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, जो बिग मैमल्स हैं, उनके लिए अप्लाई होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी जानते हैं कि A वाला तो एलिफेंट के लिए ही होगा, ये ऑयस्टर के लिए नहीं हो सकता। ऑयस्टर्स के लिए तो C वाला होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे अंडे दिए जाते हैं और उनमें बहुत सारा लॉस है, वो अर्ली स्टेज में ही ऑफ स्प्रिंग्स का हो जाता है। तो ऑयस्टर्स हैं वो तो C में ही जाएंगे। तो C में एलिफेंट कभी नहीं जा सकता, ये ऑप्शन आपके वैसे डिस्टर्ब हो चुके हैं। A में ऑयस्टर कभी नहीं आ सकता, ये वैसे डिस्टर्ब हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही बचता है। और जो लिजार्ड्स हैं, इनके लिए ऑप्शन नंबर जो सर्वाइसिव कर्व सेकंड है, ये करेक्ट और एप्लीकेबल होता है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हल्का सा आइडिया हो तो हम ऐसे क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इकोटोन। तो इकोटोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो इकोटोन में क्या होता है कि एरिया 1 और एरिया 2, इनका जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। तो इकोटोन आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज, नो, वहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज को लेकर के रिचनेस नहीं होती है। एंड ओनली कंटेन स्पीसीज नॉट फाउंड इन सराउंडिंग एरिया, नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। इकोटोन रेफर्स टू एरिया दैट आर अंडर हैबिटाट डिग्रेडेशन, नो, हैबिटाट डिग्रेडेशन जैसा वहाँ पे कुछ नहीं है। एंड कंटेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, नो, दिस चीज़ ये यहाँ पे लागू नहीं होती है। इकोटोन्स आर स्पीसीज पुअर हैबिटाट, नो, वहाँ पे तो काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आप टाइम बचाने के लिए जैसे ही सेंटेंस को पढ़ें और वहाँ पे जैसे लगे कि ये चीज़ तो गलत आ गई, आप उसको उसी समय खारिज कर दीजिए कि वहाँ पे आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इकोटोन्स आर ट्रांजिशन एरियाज, यस, वो दोनों एरिया के बीच के हैं, तो वहाँ पे ट्रांजिशन है, करेक्ट बात है कि ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स, यस, दिस इज अगेन राइट। एंड हैव ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज, दिस इज अगेन राइट। एंड देन आइदर ऑफ द नेबरिंग कम्युनिटीज़, तो इधर कम्युनिटी A है, इधर कम्युनिटी B है, तो दोनों कम्युनिटी की स्पीसीज यहाँ पे मिलेंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन एरिया होगा, दोनों इकोसिस्टम के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द 100% राइट आंसर, जहाँ पे सारी बातें बिल्कुल सही लिखी हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होते हैं, या चाहे आप सेल्फ डिस्कस कर रहे हैं या अपने टीचर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट आर द करेक्ट पॉइंट्स
और जो इनकरेक्ट पॉइंट्स हैं उनमें क्या गलती रही थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो होलिस्टिक अप्रोच है, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो या उसका थोड़ा सा अच्छा लेवल हो, आप हर एक क्वेश्चन के साथ में जितना मैक्सिमाइज अपने आप को उसके साथ जोड़ सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68 और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। और मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं कि उसके क्वेश्चंस की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी बेहतर थी, अच्छी थी। तो सी सेक्शन का क्वेश्चन है और हालांकि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, रॉनकेयर लाइफ फॉर्म्स जैसे कि फेनेरोफाइट्स हैं, हेमिक्रिप्टोफाइट्स हैं, थीरोफाइट्स हैं, ऐसे लाइफ फॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन ये सर ने बहुत बार पूछे हैं, बी सेक्शन में भी पूछे हैं, सी सेक्शन में भी पूछे हैं। लेकिन क्वेश्चन की जो डिज़ाइनिंग होती है वो फिर काफ़ी अच्छा बना देती है क्वेश्चन को। और यहाँ पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया कि आपको पता भी है सब कुछ, उसके बाद में भी क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और एक लेवल तक जाने पे ही हम क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। तो गिवन बिलो आर द स्पेक्ट्रा ऑफ प्लांट फॉर्म्स। तो प्लांट फॉर्म्स के अंदर 3 फॉर्म डाली हुई हैं, फेनेरोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स एंड थीरोफाइट्स। तो पहले तो आपको थोड़ा सा इनका आइडिया होना चाहिए कि फेनेरोफाइट्स वो पौधे हैं जो ट्री हैबिट जिनके अंदर पाई जाती है। और ये जो लाइफ फॉर्म्स रॉनकेयर ने सजेस्ट की थी ये डिपेंड इस बात पे हैं कि कोई भी प्लांट फॉर्म है वो अपने पेरिनेटिंग बर्ड्स को या पेरिनेटिंग ऑर्गन्स को कहाँ सिचुएटेड करता है ग्राउंड लेवल से कंपेयर करते हुए कि कितनी हाइट पे सिचुएटेड है और कैसे प्रोटेक्ट करता है। हालांकि लाइफ फॉर्म को पढ़ लेते हैं लेकिन लाइफ फॉर्म के साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने का काम या बर्ड्स को सिचुएट करने का काम एक्चुअल में लाइफ स्ट्रेटजीज़ का ही एक हिस्सा होता है कि अगर वो अपने बर्ड्स को बचा पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है तो अगली ग्रोविंग सीजन के अंदर तेज़ी से वहाँ से ग्रोथ करके अपनी बॉडी को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। और अगर वो इटीरोपेरस है तो डेफिनेटली ट्रीज़ तो इटीरोपेरस ही होते हैं, तो इटीरोपेरी का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर सकता है पौधा। तो कई सारे एंगल्स होते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर रखने चाहिए। तो फेनेरोफाइट अपनी बर्ड्स को लगभग 30 मीटर से ज़्यादा हाइट के ऊपर रखते हैं, यानी कि ट्रीज हैं ये। हेमिक्रिप्टोफाइट्स वो हैं जो अपने बर्ड्स को ज़मीन के पास वाले भाग में छिपा करके रखते हैं, चाहे वो सोयल सरफेस हो चाहे वो स्नो हो, उसके बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे ही अपने बर्ड्स को छिपा करके रखते हैं। और थीरोफाइट्स ऐसे हैं जो बर्ड्स नहीं बनाते, वो अनफेवरेबल टाइम के अंदर सीड्स के रूप में अपने आप को पेरिनेट कराते हैं, यानी कि सीड फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ तक तो बातें हुई कि आपको लाइफ फॉर्म के बारे में जो आपको 3 दी हैं उनका पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन को बनाया कैसे गया है। तो अगर हम क्वेश्चन डिजाइनिंग की बात करें तो इसमें बार ग्राफ बनाया हुआ है और बार्स में भी जो डैश बार है जिसमें लाइनिंग डाली हुई है वो परसेंटेज ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर कंपेरिजन, कि बाकी वर्ड के साथ में कंपेरिजन करते हैं तो ये कितने % हैं ऐसा। और जो बिना लाइनिंग वाला बार है, जो एम्प्टी बार है, वो बता रहा है आपको परसेंटेज ऑफ द टोटल फ्लोरा फॉर ईच प्लांट फॉर्म, कि ऐसे जो प्लांट फॉर्म्स हैं वो टोटल फ्लोरा का कितना % है। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी क्वेश्चन को बनाने में दोबारा एक ट्विस्ट डाला गया है कि आपको जो इंडिकेशन दिया है वहाँ का पैटर्न और ग्राफ में जो बनाया है उसका पैटर्न उन्होंने रिवर्स कर दिया, कि जो ब्लैंक वाला बार है वो पहले दिया है और इंडिकेटर में उसको नीचे बताया, तो थोड़ा सा वहाँ से भी आपको एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है। तो पहले आपको ये समझना है कि हम इसको कैसे देखें। तो जो खाली वाला बार है वो बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल फ्लोरा फॉर ईच प्लांट फॉर्म, कि ऐसा जो प्लांट फॉर्म है वो टोटल फ्लोरा का कितना % है इस एरिया में, जिस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और जो डैश वाला है, जो लाइन वाला है, वो रहेगा कि परसेंटेज ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स इन द वर्ल्ड फॉर कंपैरिजन। तो पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे तो जो लाइनिंग वाला बार है वो देखना है और खाली बार को हम वहाँ का जो टोटल फ्लोरा है उसके % को रूप में लेंगे। तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये तीनों लाइफ फॉर्म हमें दी ही हैं और वाई के ऊपर % ऑफ टोटल फ्लोरा दिया हुआ है।
अगर हम इस पहले ग्राफ को देखें तो इसमें ये थोड़ा सा हमें ऐसे एक पैटर्न पकड़ लेना है कि किस पैटर्न में हमें इसको समझना है। तो इसको अगर हम देखें तो फेनेरोफाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, हेमिक्रिप्टोफाइट्स हैं वो कम हैं, और थीरोफाइट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। तो ऐसी कंडीशन कहाँ मिलेगी? ऐसा ही अगर हम बी वाले को देखें तो फेनेरोफाइट्स यहाँ पे कम हैं, थीरोफाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हेमिक्रिप्टोफाइट्स हैं वो भी कुछ एक हैं। कुछ एक जनरल सा ऐसा फ्रेम बनाइए दिमाग में कि ट्रीज, पहले वाले में ट्रीज ज़्यादा हैं और ग्रासेज हर्ब्स कम हैं, दूसरे वाले में ट्रीज कम है, हर्ब्स और ग्रासेज ज़्यादा हैं, और तीसरे वाले में देखें तो ट्रीज भी कम है, ग्रासेज भी कम है, और जो हेमिक्रिप्टोफाइट जो पेरिनियल जो श्रब्स वगैरह हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं उन दोनों के कंपैरिजन के अंदर। तो अब ये पिक्चर थोड़ी सी आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या बातें आपको बताई हुई थी। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे जो हमें बताया गया है और तीनों ग्राफ्स में हमें जो समझ में आता है कि पहला जो हमारा पैटर्न है कि पहले पैटर्न के अंदर मोस्टली जो ट्रीज हैं, और मोस्टली ट्रीज हैं, कुछ एक ग्रासेज भी हैं, कुछ श्रब्स भी हैं, ऐसी कंडीशन मोस्टली जो ट्रीज हैं वो हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल एरिया में। तो ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ के लिए हम ट्रॉपिकल एरिया को लेंगे। अगर हम बी वाले को लें तो बी वाले के अंदर मोस्टली थीरोफाइट्स, हालांकि कुछ ट्रीज भी हैं लेकिन थीरोफाइट्स उनसे भी बहुत ज़्यादा हैं, और परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड से देखें तब तो पूरे वर्ल्ड की तुलना में मोस्टली थीरोफाइट्स यही होते हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स, एफिमरल्स जिनको हम बोल सकते हैं। तो ये डेजर्ट वाली कंडीशन होनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये दो अगर आपके पास हो तो ही आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है वो आ जाता है कि पहले में ट्रॉपिकल हो, दूसरे में डेजर्ट हो, और तीसरे के अंदर आपको ये बात कि हेमिक्रिप्टोफाइट्स यानी कि जो श्रब्स हैं और जो अपनी बर्ड्स को ज़मीन के आसपास के भागों में रखते हैं, ज़्यादा ट्री हैबिट भी नहीं बन पाती है, वो सारे रहेंगे टेम्परेट जोन के अंदर। तो दिस इज़ द टेम्परेट कंडीशन। तो दीज ऑल कंडीशन की अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ था, काफ़ी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है क्वेश्चन की, और अच्छी तरीके से कंपाइल किया गया तो उतने ही बेहतर तरीके से आपको इसको कैच भी करना चाहिए, इसकी बातों को पकड़ना भी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर पाएँ, और ओवरऑल बाकी दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए भी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इसके अकॉर्डिंग फर्दर हमें हेल्प करता ले। तो ऐसे क्वेश्चन पे काम करना काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46। ये सी सेक्शन का ही क्वेश्चन है मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर से कि ग्रोथ पैटर्न्स हमें 2 स्पीसीज के दिए हुए हैं, अलोन और टुगेदर, शॉन इन फिगर ए एंड बी। तो ए के अंदर और बी के अंदर हमें ऐसा दिया हुआ है, जो सॉलिड लाइन है वो स्पीसीज ए की है और जो डैश लाइन है वो स्पीसीज बी की है। तो सॉलिड एंड डैश लाइन से हमें इसको समझना है। पहले हम ए वाले पार्ट को देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्पीसीज ए जब अकेली है, जब आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे स्पीसीज ए अकेली का ग्राफ है, पॉपुलेशन साइज वाई एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे स्पीसीज बी का है। जब दोनों को साथ में लेते हैं, तो स्पीसीज ए का तो वही रहता है, लेकिन बी वाले के अंदर क्या हो रहा है कि बी वाले के अंदर डिक्रीजमेंट आ रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब यहाँ पे कंपटीशन काम कर रहा हो। तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि यहाँ से कोई ना कोई कंपटीशन है वो इनके ऊपर है, तभी बी की पॉपुलेशन है वो साथ में होने पे इतना सारा उसमें डिक्रीजमेंट है वो आया है। इसके बाद में अगर हम बी प्लॉट को देखें तो बी प्लॉट के अंदर स्पीसीज अकेली है, स्पीसीज 2 अकेली है। जब दोनों को साथ में लाते हैं तो ए वाले पैटर्न से बिल्कुल अलग है कि यहाँ पे बी का नंबर गिरता नहीं है, ये एक दूसरे के लगभग बराबर से नंबर रहते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो कॉमन सेलिजम वर्ड आप यहाँ पे लागू नहीं कर सकते। कॉमन सेलिजम के अंदर एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक का ग्राफ ऊपर चला जाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। पैरासिटिज्म होता तो एक को लॉस हो जाता, वो भी यहाँ पे नहीं है। म्यूचुअलिज्म की अगर आप बात करते तो म्यूचुअलिज्म अगर होती तो अकेलों की जो ग्रोथ थी वो कम होनी चाहिए थी और साथ में ग्रोथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो म्यूचुअलिज्म भी नहीं लगा सकते।
और दोनों आराम से साथ रह रही हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी रिसोर्स का पार्टिसिंग कर लिया होगा, निशेस को डिफ्रेंशिएट कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है कि ए फॉर कंपटीशन एंड बी फॉर रिसोर्स पार्टनरिंग, ये यहाँ पे करेक्ट रह जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34 कि गिवन बिलो आर ग्रोथ एंड सर्वाइवशिप कर्व्स। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा सा काम किया गया क्वेश्चन को बनाने में। तो अच्छा है कि हम अच्छे क्वेश्चंस पे काम करेंगे तो कुछ बेहतर समझ पाएंगे। तो ए के अंदर तो हमें ग्रोथ कर्व दिया है, बी में सर्वाइवशिप कर्व दिए हैं। अगर हम थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करें या इनको कैच करें तो हमें कैसे काम करना है कि जो सॉलिड लाइन है वो बी की है। दोबारा से यहाँ पे ट्विस्ट बना दिया जानबूझ के कि जो पहली लाइन है वो सॉलिड है लेकिन उसका नाम बी के लिए दिया है, तो बी के लिए सॉलिड लाइन है और डैश लाइन के लिए ए है। अब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी डाली हुई है। नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है वो तो जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं उन्हीं के लिए होती होगी, ऐसा नहीं है। जितनी भी स्पीसीज हैं उनके लिए नेचर में कोई ना कोई कैरिंग कैपेसिटी होती है। हाँ, आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देती हैं और जो के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो फ्लक्चुएशन कम देती हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर फ्लक्चुएशन जो अप एंड डाउन जो ग्राफ आ रहा है, अगर हम उसको देखें तो कैरिंग कैपेसिटी में फ्लक्चुएशन कम किसने दिया है? कम ए ने दिया है। तो ए का मतलब वो कौन है? ए वाले वो हैं जो के सिलेक्टेड है। और जिन्होंने कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिया है वो हैं आर सिलेक्टेड। तो बी वाले तो हैं आर सिलेक्टेड और ए वाले हैं के सिलेक्टेड। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से देखें कि आर वाले ए वाले के हैं और बी वाले आर हैं, और दूसरा हम दूसरी साइड से देखें तो जो आई टाइप का ग्राफ जिन्होंने दिया है, ये सर्वाइवशिप कर्व है। तो सर्वाइवशिप कर्व में हमें पता है कि जो आई टाइप का ग्राफ देते हैं वो होते हैं के सिलेक्टेड और जो एन टाइप का देते हैं वो हैं आर सिलेक्टेड। तो अब आप इनको जोड़ सकते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ कर्व्स फ्रॉम फिगर ए एंड सर्वाइवशिप कर्व्स फ्रॉम फिगर बी। तो ए वाली चीज़ों को बी वाली चीज़ों से हमें जोड़ना है और जो आर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो आर को अगर हम देखें तो आर हमारा जुड़ेगा, आर जुड़ेगा बी से और इधर जुड़ेगा एन से। तो आर जुड़ेगा बी से एंड एन से और के जुड़ेगा ए से एंड आई से। दिस इज द ऑप्शन नंबर 2। तो अगर आपको सर्वाइवशिप कर्व वाली बात पता हो और कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर फ्लक्चुएशन है वो स्पेशलिस्ट स्पीसीज कम देती हैं, तो के वाली का फ्लक्चुएशन कम आएगा, आर वाली का फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगा। ये बातें सही हैं, तो आप इनको अरेंज करके आराम से इस इक्वेशन को कर सकते थे। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है और कुछ जो क्लाइमेटोलॉजिकल बातें हैं वो पैरामीटर थोड़े से आपको ध्यान रहें तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि द फॉलोइंग 4 क्लाइमेटोग्राम्स हमें दिए हुए हैं डिपिक्ट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द मीन टेम्परेचर। तो क्या क्या दिया आपको? मीन टेम्परेचर दिया है एंड रेनफॉल, 4 लोकेशन आपको दी हैं। तो सॉलिड लाइन है वो टेम्परेचर के लिए और जो डैश लाइन है वो रेनफॉल के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड लाइन टेम्परेचर की है और जो डैश लाइन है वो रेनफॉल की है। अब हम इनको देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एक जनरल सी बात करें कि पहले एक बार ऑप्शंस के अंदर जो बायोम्स हैं उनको देख करके आ जाएं कि डेजर्ट, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन है, कॉनिफर इकोसिस्टम है, ऐसे बातें हमें दे रखी हैं और यहाँ हमें इनके लिए ये क्लाइमेटोग्राम्स दे रखे हैं। तो हल्का सा जो आइडिया है वो हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं उस आइडिया को अगर हम देखें तो वो ये रहेगा कि जो डेजर्ट वाला है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए और जो रेनफॉल है वो कम रहना चाहिए। तो टेम्परेचर की बात को भी अगर आप थोड़ा सा इन चारों क्लाइमेटोग्राम से पकड़ पाएँ तो हाईएस्ट जो टेम्परेचर है, हाईएस्ट टेम्परेचर वो यहाँ पे है।
और हाईएस्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेनफॉल है वो लगभग जो अगस्त का महीना है उसी में यहाँ पे रेनफॉल हाई दिखा रखा है, बाकी यहाँ पे रेनफॉल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें डेजर्ट के लिए अप्लाई होती हैं। और अगर हम इस बात को अपने ऑप्शंस के साथ में लेकर के जाएं तो ऑप्शंस में हमारे पास सी के साथ 1 आना चाहिए। तो सी के साथ 1 है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। तो सी के साथ सेकंड तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 को हम रॉन्ग कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर 2 को भी हम रॉन्ग कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड बचे हुए हैं कि सी में 1 फर्स्ट में भी आ रहा है और थर्ड में भी आ रहा है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो सवाना है, सवाना के लिए जो सेकंड है, सवाना की जो कंडीशन होगी कि वहाँ पे लगभग जो टेम्परेचर है वो प्लीजेंट टेम्परेचर होता है। प्लीजेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर साल भर बना रहता है। तो ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है बी के अंदर, जो बी वाला क्लाइमेटोग्राम है वहाँ पे हमें मिल रही है। और मोस्टली जो रेन है वो भी जुलाई के आसपास ही होती है। तो ये चीज़ भी हमारी दोनों ही ऑप्शन में सही है कि बी सेकंड, ए फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ऑप्शन में आया हुआ है। तो सी को लेकर के बातें सही चल रही हैं, बी को लेकर के बातें सही चल रही हैं दोनों ही जगह पे। अगर हम ए वाले की बात करें तो ए वाले के अंदर अगर हम देखें तो ए वाले क्लाइमेटोग्राम में हमें बताया गया है कि टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट सा है और जो रेनफॉल है वो देखा जाए तो जुलाई से पहले है। और जुलाई से पहले ऐसी जो कंडीशन है कि जो रेनफॉल की बातें जो आ रही हैं वो रेनफॉल की कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई करें तो रेनफॉल अगर हम देख रहे हैं कि ए में रेनफॉल जुलाई से पहले हो रहा है। रेनफॉल के लिए जो डैश लाइन है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी कंडीशन हमें मिलती है कि साल भर टेम्परेचर लगभग बराबर, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन नहीं है, साल भर टेम्परेचर बराबर है और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा है। बाकी जगह से रेनफॉल को देखते हैं तो रेनफॉल बहुत हाई है और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो लगभग मार्च अप्रैल के अंदर रेनफॉल है। तो ये कंडीशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है और इसका मतलब ए के साथ में हमें थर्ड को जोड़ना पड़ेगा। तो ए के साथ में अगर हम थर्ड को जोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा पास करेक्ट आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा है। और जो लास्ट वाला बच गया ये कंडीशन हमारे पास आएगी मेडिटेरियन पार्ट की। और मेडिटेरियन पार्ट की बात ऐसी है कि यहाँ पे जो समर हैं वो समर हॉट एंड ड्राई होते हैं, वार्म भी हैं और ड्राई भी होती हैं। तो इसका मतलब जब समर है उस समय पे रेनफॉल, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो रेनफॉल बहुत कम होना चाहिए। तो जिस समय पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उस समय पे रेनफॉल बहुत कम है। ऐसी कंडीशन मेडिटेरियन के लिए होती है। तो ये सारी बातें जो करेक्टली हमें दी हुई हैं दिस इज़ इन द ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जब हम बायोम्स को पढ़ते हैं तो बायोम्स के अंदर जो क्लाइमेटिक फीचर्स हैं वो अगर हमारी थोड़ी सी ध्यान में हो कि कौन सी जगह पे टेम्परेचर का साल भर का पैटर्न क्या है, रेनफॉल का पैटर्न क्या है, कहाँ रेनी सीजन कौन से मंथ में लगभग होती है, एनुअल टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन के पैटर्न क्या रहते हैं, अगर ऐसी बातें हमारी क्लियर हों तो हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है और देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन जो सी सेक्शन में डाला है कि द लिंकेज डेंसिटी, जो फूड वेब्स हैं, फूड वेब्स के अंदर जो लिंकेज होता है कि कितने कनेक्शंस है, लिंकेज डेंसिटी इन ए फूड वेब इज ए फंक्शन ऑफ कनेक्टेंस। तो कनेक्टेंस निकालने का भी प्रॉपर एक फार्मूला होता है और उसी के ऊपर बेस्ड होता है कि लिंकेज डेंसिटी को भी हम निकाल सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्पीसीज पर्टिकुलर वेब में कितनी है वो तो हम काउंट कर ही सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ फीडिंग लिंक्स पर स्पीसीज। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी। तो ये जो हमारे पास चारों प्रकार की फूड वेब आई हुई हैं, इन चारों फूड वेब्स में हमें देखना है कि लिंकेज डेंसिटी हाईएस्ट कहाँ पे है। तो हाईएस्ट लिंकेज डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि D इज इक्वल टू, डेंसिटी को D से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द लिंकेज नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज। तो जो रियलाइज लिंक्स होते हैं, रियलाइज लिंक्स को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं कि जो एरोज हैं वो लिंक को बता देंगे। जैसे अपन पहले की बात करें तो यहाँ पे A का B से, B का C से, A का
एफ से, डी का ई से एंड ई का एफ से, तो कितने एरो हो गए उनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 एरो हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय स्पीसीज अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 5/6। ऐसे अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे टोटल एरो या लिंक अपने पास है 1 2 3 4, और स्पीसीज हमारे पास हैं 5। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड स्पीसीज हैं सॉरी, यहाँ पे जो लिंक है A to B, B to M, E to M, D to E एंड D to M, इनको लिंक को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ स्पीसीज भी 5। और फोर्थ वाले में देखें तो 1 2 3 4 5 6, और स्पीसीज हैं 7। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए कि 1 इज़ 5/6, 1 इज़ 4/5, थर्ड वन के लिए 5/5 एंड फोर्थ के लिए 6/7। तो हाईएस्ट जो नंबर आएगा वो हाईएस्ट नंबर हमारे पास यहीं से आएगा। दिस इज द ऑप्शन नंबर थर्ड, कि जो डेंसिटी की हाईएस्ट वैल्यू है दिस विल बी 1 फ्रॉम ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड के अंदर जो हमें वेब दी हुई है उस वेब के लिए हमारा जो लिंकेज डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद में ये बी सेक्शन का क्वेश्चन है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन कई बार सी सेक्शन में भी आ जाते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है। चलो हम इस क्वेश्चन की बात करें कि माइकोराइजल फंजाई आर एसोसिएटेड विथ ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज, कि प्लांट्स के साथ में माइकोराइजा है वो फंगल एसोसिएशन उनका रहता है। और थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि माइकोराइजा के रूप में जब फंगल एसोसिएशन होता है तो मोस्टली जो ट्रीज होते हैं उन ट्रीज़ के साथ में जो स्पेसिफिक न्यूट्रिशंस हैं उनमें भी मोस्टली जो फॉस्फोरस का लिमिटेशन अगर सॉइल में हो तो ऐसी कंडीशन में प्लांट्स हैं वो फंगस के साथ में माइकोराइजल एसोसिएशन रखते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द कॉस्ट बेनिफिट कर्व। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट बेनिफिट कर्व है वो दिए हुए हैं कि माइकोराइजा के साथ होने पे कॉस्ट कितनी हो सकती है और उसका साथ होने से फ़ायदा क्या हो सकता है, वो बातें हमें यहाँ से कैच करनी है। फ्रॉम इंडिविजुअल प्लांट्स विद और विदाउट, कि जब माइकोराइजा है और माइकोराइजा नहीं है, एसोसिएटेड विद द रूट्स अक्रॉस ए सॉइल न्यूट्रिएंट कंडीशन ग्रेडियंट। तो सॉइल न्यूट्रिएंट की कंडीशन है वो तो हमें यहाँ दे रखी है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर प्लांट की साइज दी हुई है। प्लांट की साइज़ सीधे सीधे हमें बताती है कि उसको साइज़ अगर बड़ी है तो उसको फ़ायदा हुआ है, और साइज़ अगर छोटी है तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। तो बड़ी साइज़ बेनिफिट और छोटी साइज़ कॉस्ट, ऐसी हम चीज़ों को यहाँ से कैच कर सकते हैं। और सॉइल न्यूट्रिएंट यहाँ पे पुअर हैं और यहाँ पे हाई हैं, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर न्यूट्रिएंट की जो पैटर्न है उसको भी ऐसे ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो सॉलिड लाइन है वो तो है विदाउट, कि जब माइकोराइजा नहीं होता है, और प्लांट विथ माइकोराइजा है वो हमें दे रखा है डैश लाइन के अंदर। तो हमें यहाँ से समझ में आता है कि जब न्यूट्रिएंट पुअर हैं, अगर हम इससे पहले की बात करें तो जब न्यूट्रिएंट पुअर हैं इस वाले पार्ट में अगर हम देखें तो जब न्यूट्रिएंट पुअर हैं तो ऐसे प्लांट जो विदाउट हैं उनको प्लांट साइज वाई एक्सिस से देखें तो हमें पता लग रहा है कि जब न्यूट्रिएंट पुअर हों तब तो प्लांट विथ माइकोराइजा यानी कि जो डैश लाइन है वो हमें प्रॉफिट बता रही है, और जो सॉलिड लाइन है वो कॉस्ट बता रही है। कि जब प्लांट्स विदाउट माइकोराइजा होंगे और सॉइल में न्यूट्रिशन कम होगा तो प्लांट को लॉस है, और जब न्यूट्रिएंट कम हो और प्लांट के साथ में माइकोराइजल एसोसिएशन हो तो उसको फ़ायदा है। लेकिन जैसे ही न्यूट्रिएंट बढ़ जाएं, इस लाइन से आगे वाले पार्ट को अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट बढ़ जाने पे उसका रिवर्स हो जाता है। यानी कि सिंपली बात ये हुई कि जब कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में न्यूट्रिएंट की कम है तब तो पौधे को माइकोराइजा से फ़ायदा है, और जैसे ही न्यूट्रिएंट ज़्यादा है तो उसको फ़ायदा नहीं है, यानी कि उससे उसको कोई फ़ायदा ना होकर के बजाय उसके लॉस जैसा हो रहा है। यानी कि पैटर्न चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कर्व्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके पैटर्न चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम हमारी सिंपल बातों को इसके साथ में जोड़ें तो हमें पता इस बात का चल जाता है कि अगर न्यूट्रिएंट पुअर हैं तब तो माइकोराइजा से फ़ायदा है, और न्यूट्रिएंट अगर अच्छे हैं तो माइकोराइजा से फ़ायदा नहीं है। और ऐसा ही हम समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम यही समझते हैं कि जब स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो जड़ों के साथ में माइकोराइजल एसोसिएशंस हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो अगर हम इस चीज़ को हमारे क्वेश्चन के साथ अप्लाई करें तो सिंपल हम कह सकते हैं कि जब न्यूट्रिएंट की हालत अच्छी है तो माइकोराइजा एक प्रकार की कॉस्ट है, वो एक प्रकार का नुकसान वाला पार्ट हो जाता है। अगर न्यूट्रिएंट कम है तो वो फ़ायदे वाला पार्ट हो जाता है। अब हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में मोड क्या होता है, कि पौधे की जड़ें और फंगस के बीच में कनेक्शन किस बात का होता है। तो फंगस है वो पौधे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है और बदले में उससे फूड लेता है। इट मीन्स एक प्रकार का जो इनके बीच में जो एसोसिएशन था, उस एसोसिएशन में पौधे से वो कार्बोहाइड्रेट लेता है और बदले में उसको देता है न्यूट्रिएंट। और पौधे का साइज हमें वाई एक्सिस के ऊपर दिया हुआ है। तो अगर उसने कॉस्ट ली है तो यानी कि उसने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसका। ऐसे हम इन चीज़ों को कैच कर सकते हैं। अब हम हमारे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड माइकोराइजा व्हेन, लेकिन ये चीज़ आपको कब बतानी है, व्हेन सॉइल न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशंस आर हाई, कि जब सॉइल न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन हाई होंगी उस समय पे प्लांट और माइकोराइजा के बीच में जो एसोसिएशन है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा पैरासिटिज्म। क्यों होगा, क्योंकि वो पौधे के साथ में जुड़ा हुआ है और हाई सॉइल न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन की कंडीशन में प्लांट की साइज के अंदर डिक्रीजमेंट आ रहा है, प्लांट को कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, प्लांट से बेवजह वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। न्यूट्रिएंट तो पहले से सॉइल में है, उसको माइकोराइजा वाले न्यूट्रिएंट की ज़रूरत ही नहीं है। माइकोराइजा तो उससे कार्बोहाइड्रेट को एग्जॉस्ट कर रहा है, जानबूझ के उसके कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन एक प्रकार का पैरासिटिज्म हो जाएगी। म्यूचुअलिज्म नहीं था। म्यूचुअलिज्म तो जब सॉइल न्यूट्रिएंट लो हैं तब है, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन न्यूट्रिएंट को लेकर के दोनों compete नहीं कर रहे हैं, एक न्यूट्रिएंट के लिए कर रहा है, दूसरा फूड के लिए कर रहा है। दोनों के जो रिसोर्सेज हैं वो अलग हैं। तो आप कंपटीशन नहीं डालेंगे हम यहाँ पे, कंपटीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। और कॉमन सेलिज्म यहाँ पे नहीं है। तो दिस इज़ द कॉमन सेलिज्म होता तो फिर ये ग्राफ चेंज नहीं होते, क्योंकि फंगस को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और प्लांट है उसको लॉस हो रहा है, तो प्लांट को लॉस होता है। वो चीज़ें तो कॉमन सेलिज्म में हम जोड़ ही नहीं सकते। तो देखा जाए तो ऐसा क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी बातों को पुट करना होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और हमें जो करेक्ट बात थी कि अच्छा न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन जब हो जाता है उस समय पे एसोसिएशन किस प्रकार का होगा, तो दैट विल बी ए टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। तो आई होप आपने करेक्ट किया होगा। इसके बाद में दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43 फ्रॉम द बी सेक्शन। इन ए पॉपुलेशन शोविंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेकर के ही क्वेश्चन है। पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो होती है, पर कैपिटा ग्रोथ रेट जो होती है विल डिक्रीज एज द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज। तो एक्सपोनेंशियल की बातें हैं, तो एक्सपोनेंशियल के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार का ग्राफ आता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है टाइम के साथ में पॉपुलेशन के अंदर बिल्कुल एक कांस्टेंट रेट के साथ में इंक्रीजमेंट है वो आता रहता है, तो डिक्रीज नहीं होती है। डिक्रीज वर्ड गलत है। पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन हमें ग्रोथ रेट पूछी है, तो ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं होती है। हालांकि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं होती है। ग्रोथ रेट तो वही बनी रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेज। तभी तो पॉपुलेशन साइज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाती है। तो इंक्रीज इनिशियली देन सैचुरेट एट द लार्ज पॉपुलेशन साइज, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो वो लॉजिस्टिक हो जाता है, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल वर्ड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम देखें तो एक्सपोनेंशियल हमारा यहाँ लागू नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल एक राइट आंसर है वो बचा रहता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनको हमने वीडियो 1 में डाला है। तो आई होप जो एक्सप्लेनेशन हमारी साइड से दिया गया है दैट इज़ ओवर साइड बेस्ट, और काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और जहाँ भी कुछ ट्विस्ट था क्वेश्चन में उसको भी आपको बताया गया है। पर्टिकुलर क्वेश्चन के कौन से पार्ट में क्या देखना होता है, कैसे उसको पकड़ना होता है,
और कैसे हम पूरा डिज़ाइनिंग है उसको समझ पाते हैं और कैसे हम करेक्ट आंसर तक पहुंचेंगे, कहाँ हमें कॉन्सेप्ट लगानी होती है, कहाँ हमने अपने जो थियोरेटिकल व्यूज हैं उनको अप्लाई करना होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इकोलॉजिकल साइंसेज। अगर आपने एक बार अच्छे से इन चीज़ों को कर रखा है तो रिपीटेडली जब भी बार बार क्वेश्चन राइज होते हैं तो आप बहुत ही सिंपली और बहुत ही कम एफर्ट के साथ में इन क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं। और जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लगभग ऑलमोस्ट पेपर्स के अंदर जो इकोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज काफ़ी रहता है और एवरेज 25 to 30 जो सिंपल एवरेज है उससे भी कई बार बहुत ज़्यादा, जैसे इस बार दोनों पेपर में 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं यहाँ से। तो देखा जाए तो एक छोटा सा यूनिट होता है हमारे सिलेबस का, लेकिन उसका वेटेज और जब क्वेश्चंस की बात आती है तो क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल लेवल के होते हैं जिनको आराम से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इकोलॉजिकल साइंस के रूप में जो हमारा यूनिट है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बनाती हैं। तो आई होप जब भी आप नेक्स्ट तैयारी करें तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप ज़रूर जब डिस्कस करें और एनालाइज करें तो इस वीडियो को दोबारा से भी काम में लें और अपनी तैयारी को आई होप आप इस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ में और बेटर बना पाएंगे। तो गुड विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। और जो भी स्टूडेंट इनकी और क्यूरी हो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे कि उनके कमेंट्स के जो भी करेक्ट और वैल्यूबल डिसीजंस हैं वो हम प्रॉपरली उनको प्रोवाइड कराएं और टाइमली प्रोवाइड कराएं। तो ऑल क्यूरीज हम वेलकम करते हैं आपकी साइड से। और फर्दर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो हमारी वेबसाइट जो स्टार्टिंग में हमने आपको डिस्प्ले पर दिखाई थी www.bansiwalinstitute.com, वहाँ जाकर के आप अपनी क्यूरीज को भी पुट कर सकते हैं। तो ओके देन, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच।